कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। मेरा नाम है गगन राय। आप लोगों के लिए मैं साइंस के कुछ लेक्चर्स लेकर आया हूँ। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सेल के बारे में बताया था, तो सेल का आज पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको और भी डिटेल्स जो है वो आगे मैं समझा सकूं सेल के बारे में, जो भी यानी कोशिका के बारे में जो कुछ भी मैंने आप लोगों को समझाया था। तो गाइस फोकस पूरा यहीं पर रखना है, और प्लीज जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर दें, और जितना से ज्यादा हो सके इसे शेयर करें, ताकि ये उन बच्चों के पास भी पहुंच पाए जो इस टाइम लॉकडाउन के टाइम पर घर में बैठे हुए हैं, क्लासेस वगैरह तो लग नहीं पा रही हैं, तो वो भी घर में बैठ के अपनी स्टडी कर सकें, उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल साबित हो ये वीडियो। थैंक यू गाइस, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो हम पढ़ रहे थे सेल। तो सेल के बारे में मैंने आप लोगों को एक खास बात बताई थी कोशिका के बारे में, कि सेल कितने टाइप की होती हैं ये बताया था मैंने आपको। तो मैंने सेल के टाइप की बात किया था, तो सेल के टाइप में मैंने 2 टाइप्स आप लोगों को बताए थे, ठीक है। एक टाइप मैंने बताया था यहाँ पर, जिसे मैं नाम दिया था मैंने प्रोकैरियोटिक सेल। क्या नाम दिया था मैंने इसे? प्रोकैरियोटिक सेल। और जो दूसरा नाम था उसे मैंने नाम दिया था यूकैरियोटिक। यही नाम दिया था मैंने, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक की बात करें हम और यूकैरियोटिक की अगर बात करते हैं, तो प्रो का मैंने यहाँ पर मतलब बताया था। प्रो का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ओल्ड। क्या होता है? ओल्ड। और ओल्ड का मतलब क्या हुआ? पुरानी। तो सर ये जो पुरानी कोशिकाएं थी, उन पुरानी कोशिकाओं को अपन ने क्या नाम दिया था? प्रोकैरियोटिक। और जो नई कोशिकाएं थी, यानी कि यू का मतलब यहां से लिया था अपन ने न्यू, और न्यू जो कोशिकाएं थी आपकी, तो न्यू कोशिकाओं को अपन ने क्या बोला था कि ये जो थी वो नई कोशिकाएं थी। तो जो नई कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक। और जो पुरानी होती है उन्हें क्या नाम दिया था? प्रोकैरियोटिक। मैंने एक खास डिफरेंस इनमें बताया था कि ये जो होती हैं ये साइज में कैसी होती हैं आपकी? तो ये साइज में छोटी होती है। तो अपन ने यहाँ पर लिखा था स्मॉल एंड साइज, ये साइज में कैसी होती है? तो ये साइज में सर ये छोटी होती हैं, यानी कि इनका आकार कैसा होता है? छोटा होता है, आकार में छोटी होती है, ठीक है। और ये कैसी होती है? तो फिर क्या बोलेंगे सर? ये लार्जर इन साइज। यानी कि सर अगर हम कहें यहाँ पर कि ये आकार में कैसी होती है, तो ये आकार में कैसी होती है? बड़ी होती है। तो इनको बोला अपन ने कि ये आकार में बड़ी होती हैं और ये आकार में छोटी होती हैं। अब मैं अगर इनको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूं तो इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। मैं डायग्राम यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था, ठीक है। एक डायग्राम यहाँ पर मैं बताऊंगा ताकि आपके माइंड में एक इमेज तैयार हो यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की इमेज किस तरीके से हम लोग तैयार करते हैं। तो गाइस यहाँ पर ध्यान देना अच्छे से अपन को। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा सब, है ना। बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे अपन लोग। यहाँ पर मैंने एक सेल बनाया है यहाँ पर, और एक सेल मैंने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर मैंने 2 सेल बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 सेल्स यहाँ पर मैंने बना लिए हैं। एक सेल ये जो है इसे मैंने नाम दिया है प्रोकैरियोटिक। क्या नाम दिया सर मैंने इसे नाम दिया है प्रोकैरियोटिक। और इस वाले सेल को मैंने क्या नाम दिया है? तो इस वाले सेल को मैंने नाम दिया है यूकैरियोटिक। तो अपन ने बोला भी है कि ये सेल जो है वो यूकैरियोटिक हो गया, और ये कौन सा हो गया आपका? प्रोकैरियोटिक हो गया। अब दोनों की बात अगर करूं तो दोनों को बहुत अच्छे से समझना। हर एक कोशिका के अंदर एक लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है। तो इस लिक्विड की अगर हम बात करें तो इस लिक्विड को क्या कहा जाता है, इस बात को अपन को पहले समझना होगा, ठीक है। ये जो लिक्विड भरा होता है, मैंने शायद लास्ट क्लास में भी आपको इस बारे में बताया था कि ये जो लिक्विड होता है, इस लिक्विड को क्या कहते हैं हम? तो इस लिक्विड को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं सर इसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, या प्रोटोप्लास्ट भी हम इसे कह सकते हैं। हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव्य। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। अब अगर बात की जाए तो इनका जो सेंटर वाला पोर्शन होता है, सेंटर वाले पोर्शन में कुछ हमारे इस तरीके के कुछ पार्टिकल्स होते हैं। एक पार्ट होता है हमारे कोशिका का, ये यहाँ पर होता है, सेंटर वाले पोर्शन में, दोनों में होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है। ये जो होता है इस वाले पार्ट को हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसे कहा जाता है क्रोमोसोम। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये क्या है, तो इसे अपन ने क्या नाम दिया यहाँ पर? इसे नाम दिया अपन ने क्रोमोसोम, जिसे हिंदी में कहा जाता है गुणसूत्र। चलिए सर, तो यहाँ पर अपन ने गुणसूत्र के बारे में यहाँ पर बात कर ली। अब ये दोनों कोशिकाओं में सर कुछ डिफरेंस तो हमें समझ में नहीं आ रहा, बस हाँ साइज में दिख रहा है कि छोटी है और ये बड़ी दिख रही है, और क्या डिफरेंस है ऐसे में, वो बात अपन को भी यहाँ पर देखनी है। तो वो बात क्या है भैया, डिफरेंस कैसे पता चलेगा इस बारे में? तो डिफरेंस पता करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि हमने 2 बकेट लिए। अच्छे से ध्यान से समझना जो बात मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। हमने मान लीजिए 2 बकेट लिए,
ठीक है, एक बकेट ये लिया, एक बकेट ये लिया, दोनों बकेट में हमने फुल पानी भर दिया और उन पानी के ऊपर अपन ने क्या किया, बहुत सारी चटनी लेकर आए, जैसे टमाटर की चटनी हो गई, लाल वाली चटनी हो गई, आपकी हरी वाली चटनी हो गई, नारियल वाली चटनी हो गई। तो हमने उस अज्यूम कीजिएगा माइंड में आपके मतलब आपकी इमेज बननी चाहिए, फिल्म तैयार होनी चाहिए। अपन ने दोनों बकेट में क्या किया है, पानी भर दिया और उस पानी के ऊपर अपन ने जो सेंटर वाला पोर्शन है बकेट का, बाल्टी का, उस पोर्शन में अपन ने चटनी डाल दी, इसमें भी डाल दी, इसमें भी डाल दी। अब उस बाल्टी में देखेंगे कि जो चटनी है और जो पानी है यानी कि जो लिक्विड है, उन दोनों के बीच में कोई सेपरेशन है क्या? क्या हमने कुछ रखा है उन दोनों के बीच में? क्या नहीं रखा है, यानी कि कोई भी सेपरेशन दोनों के बीच में नहीं है। अब जब सेपरेशन नहीं है तो मतलब ये दोनों भी अलग नहीं, जैसे ये लिक्विड, इसमें इस क्रोमोसोम और इस लिक्विड के बीच में कोई सेपरेशन नजर आ रहा है क्या? नहीं। सेम ऐसी कंडीशन आपकी बकेट के साथ होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। मैंने सेम ऐसे ही क्या किया, उसी बाल्टी में मैंने बहुत सारे ऐसे जो पार्ट्स थे वो मैंने यहाँ पर इस तरीके से, इसमें मैंने क्या कर दिया सर, इसमें मैंने इसके ऊपर ऐसे रख दिए ताकि ये जो पार्ट्स है हमारे जो है ये कोशिका के उस द्रव्य के ऊपर क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। मैंने ऐसा यहाँ पर बता दिया। अब समझने वाली बात क्या है वो समझिएगा। जैसे मैंने क्या किया, उसी दोनों बाल्टी में मैंने क्या किया, अलग अलग टाइप की चटनी डाल दिया। कहीं पर मैंने नारियल की डाल दिया, कहीं पर मैंने जलजीरे वाली चटनी डाल दिया, किसी भी टाइप की अलग अलग चटनी मैंने उसमें तैरा दिया। लेकिन क्या वो चटनी उस लिक्विड में मर्ज हुई है, यानी कि डिसॉल्व हो चुकी है क्या? नहीं, उसे सिर्फ मैंने डिस्पर्स किया है, सिर्फ उसके ऊपर रखा है, छिड़का है, उसे मैंने डिसॉल्व नहीं किया है, उसे मैंने घोला नहीं है। तो अब वो बाल्टी आपको दिख रही होगी। अब मैंने क्या किया, इस बात को समझिएगा। इसमें एक बाल्टी जो ए थी और दूसरी बाल्टी जो थी बी, तो मैंने बी बाल्टी में क्या किया, जो लिक्विड के ऊपर जो आपकी चटनियां थी, उन चटनियों को मैंने क्या किया, जैसे आप कभी समोसा वगैरह की शॉप पर जाते हैं तो उस शॉप पर आप क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा समोसा लेते हैं, समोसे के साथ चटनी पैक कराते हैं। तो चटनी में आपने देखा होगा वो चटनी कैसे पैक करता है, तो वो छोटी सी पॉलिथीन लेता है, एक पॉलिथीन को पहले अपने फिंगर में ऐसे करके फंसाता है, फंसा लिया उसमें, और वो जो पॉलिथीन ऐसे करके होगी इसी के ऊपर वो क्या करता है, चटनी डालता है और ऐसे करके निकाल के धागा में बांध के आपको दे देता है। हाँ बिल्कुल चलिए ऐसे। अब जब समझिएगा, मैंने भी ऐसे किया, एक पॉलिथीन लिया अपने फिंगर्स में, इस तरीके से उसे फंसाया और उसको मैंने क्या किया, उस बकेट के सेंटर वाले पोर्शन में, जैसे ये बकेट है तो इस बकेट के मैंने सेंटर वाले पोर्शन में इस तरीके से भरा और उस बकेट से मैंने इस तरीके से उसको क्या कर लिया, निकाल लिया। यानी कि बकेट में मैंने इस तरीके से हाथ डाला पॉलिथीन सहित और जो अंदर की चटनी थी उसको मैंने इसके अंदर भर गया। तो इस वाली पॉलिथीन में वो चटनी आपकी आ गई और चटनी के साथ साथ थोड़ा बहुत लिक्विड भी आया होगा, हाँ या नहीं? हाँ बिल्कुल सर। मैंने उसको लिया, पॉलिथीन में ऐसे करके रखा, उसको धागे से बांधा और फिर मैंने उसी जगह को उस झिल्ली के साथ, उस पॉलिथीन के साथ मैंने उसी जगह पर उसको क्या कर दिया, ऐसे करके मैंने उसके ऊपर उसको रख दिया और उसी के ऊपर वो तैरने लगा। यानी कि मैंने क्या किया यहाँ पर, तो ये जो पार्ट था आपका, इन पार्ट के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक झिल्ली यहाँ पर मैंने क्या कर दी, यहाँ पर बना दी। क्या कर दी सर, एक झिल्ली है, एक मेम्ब्रेन है जो इसके ऊपर क्या हो गई है, फॉर्म हो गई है। तो इस बात को अपन को समझना होगा कि इस वाले पोर्शन में हर एक पार्ट के चारों ओर, हर एक अंग के चारों ओर क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है। ऐसे मैंने ढेर सारी जो चटनियां थी उन सबको मैंने क्या कर दिया, एक पॉलिथीन में, एक झिल्ली में भरकर मैंने उसी में क्या कर दिया, वहां पर उसे तैरा दिया। तो अब उस झिल्ली ने क्या किया है, उस चटनी के बीच में और पानी के बीच में क्या करा दिया, वहां पर आपका एक सेपरेशन पैदा कर दिया है, एक सेपरेशन क्रिएट हो चुका है। वहां पर आपका क्या क्रिएट हो चुका है, सेपरेशन, यानी कि दोनों को उसने पृथक कर दिया है। तो यहाँ पर इसके पार्ट्स जो है वो अलग से तैर रहे हैं झिल्ली की वजह से, और ये ऐसा लग रहा है कि इसमें डिसॉल्व है, लेकिन इसमें आपकी झिल्ली नहीं है। अब ये जो झिल्ली सहित आपका क्रोमोसोम है, झिल्ली तो हमें नजर आ गई कि हाँ भाई झिल्ली है, लेकिन ये जो झिल्ली सहित ये जो क्रोमोसोम है, ये झिल्ली सहित का जो क्रोमोसोम है आपका, इसे हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, केंद्रक कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, तो इसे कहेंगे सर हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे सर, इसे न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और ये वही केंद्रक है सर जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी सर, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कब की थी, तो आपको ये भी बताना होगा सर इन्होंने कब की थी, तो 1832 में इन्होंने की थी। तो मतलब यहां पर मैं डिफरेंस की बात करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि सर इसमें जो है वो, इसमें आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस आपका नहीं होता है। यहां पर अपन लास्ट क्लास में भी इस बारे में बात की थी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इसमें न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन होती है क्या, तो सर इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, और इसमें मेम्ब्रेन होती है क्या, तो हाँ सर इसमें मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन यानी कि किसकी बात कर रहे हैं अपन, झिल्ली की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस यानी किसकी बात कर रहे हैं, केंद्रक की बात कर रहे हैं। तो ये कैसी होती है, तो ये विकसित होती है सर। लेकिन क्या ये विकसित होती है क्या, तो नहीं सर ये विकसित नहीं होती है, यानी कि हम इन्हें क्या कहेंगे, ये अविकसित होती है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी थोड़ा बहुत डायग्राम आपके माइंड में बन गया होगा, एक इमेज तैयार हो गई होगी। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी से।
चलिए इतना हो गया होगा अब तक, तो अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जो सेल के आगे भाई क्या बातें हैं सर, कुछ वो चीजों को हमें समझना है। आपके जो सेल्स होते हैं इनके बारे में अगर कहूं मैं, तो आपके सेल्स के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंट टाइप के। अब वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्या बनते हैं, तो वो थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं इस बारे में जब वो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो बच्चे के माइंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस को लेकर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। एग्जाम टाइम पर वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो उसका कंफ्यूजन आने से पहले ही हम यहाँ पर उसे किल कर देंगे। हमारे पढ़ने का सबसे पहला रूल यही है कि कंफ्यूजन को आने से पहले किल करना है। ठीक है गाइस, तो यहां ध्यान दीजिएगा मैं क्या समझाने वाला हूं। सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिकाओं में मैंने यहाँ पर 2 कैटेगरी डिवाइड कर ली है यहाँ पर। तो मेरी कैटेगरी को इस बात यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है। मैंने एक यहाँ पर कैटेगरी ली है पूरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मैंने कैटेगरी ली है। मैंने कैटेगरी का ली यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब मैंने यहाँ जितने भी सजीव हैं उन सभी सजीवों को मैंने यहाँ पर काउंट कर लिया है। और यहाँ पर जो दूसरी कैटेगरी मैंने यहाँ पर ली है वो ली है सिर्फ ह्यूमन बींग्स की। किसकी कैटेगरी ली है मैंने? ह्यूमन बींग्स। यानी कि सिर्फ इसमें मैंने किसकी कैटेगरी ली है, तो इसमें अगर कहा जाएगा तो क्या बोलेंगे सर यहाँ पर ह्यूमन बींग्स में, मतलब इसमें सिर्फ मैंने मानव की बात करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जब अगर वो पूछे कि कुछ भी नहीं दे ऑप्शन में, मतलब सबसे छोटी बोले, तो मतलब वो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पूछ रहा है। लेकिन अगर वो सिर्फ मानव में पूछेगा तो मानव बाकायदा आपको स्पेसिफाई करके देगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब वो बोलता है यहाँ पर सबसे बड़ी कोशिका, किसमें बात कर रहा है वो? सबसे बड़ी कोशिका लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे बड़ी कोशिका, यानी कि वो बोल रहे हैं यहाँ पर लार्जेस्ट सेल। तो उसने कहा यहाँ पर लार्जेस्ट सेल यानी कि सबसे बड़ी कोशिका। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना है। यहाँ पर मैंने क्या बोला यहाँ पर कि जो सबसे बड़ी कोशिका होगी वो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो वो होती है सर आपके, वो होती है ऑस्ट्रिच एग की। किसकी होती है? ऑस्ट्रिच एग, यानी कि जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो शुतुरमुर्ग के अंडे की जो होती है कि भाई उसके अंडे की कोशिका जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कोशिका जो मानी जाती है संपूर्ण सजीव जगत में, अगर कोई सबसे बड़ी कोशिका है तो वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग देखा आपने? ऑस्ट्रिच देखा होगा? नहीं देखा होगा तो आपने वो पद्मावत मूवी देखी होगी। उसमें जो आपका अलाउद्दीन खिलजी रहता है, इसमें स्टार्टिंग में जब उसकी एंट्री होती है तो वो एक बड़ा सा जानवर पकड़ के लाता है उसके चिचा के लिए। तो वो जो जानवर होता है वही आपका होता है कौन सा? ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग कहते हैं उसे। अगर बोले सबसे छोटी कोशिका, क्या कहा सर उसने? सबसे छोटी कोशिका, यानी कि उसने कहा स्मॉलेस्ट सेल। तो जब वो स्मॉलेस्ट सेल की बात करेगा, यानी कि सबसे छोटी कोशिका की बात करेगा कि भाई पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो अपन को यहाँ पर बताना होगा सबसे छोटी कोशिका होती है, इसका नाम होता है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। क्या नाम होता है? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम के नाम से इसे जाना जाता है। हिंदी में भी इसे क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया कि भाई माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम जो है ये सबसे छोटी कोशिका होती है। क्लियर हुई है यहाँ पर बात? इन चीजों को थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा आगे। अब ह्यूमन बींग्स की बात करता है तो ह्यूमन बींग्स में बोलेगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, और बच्चा सबसे पहले यहीं पर गलती कर देता है। अगर वो बोलेगा कि मानव शरीर की, किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? वो बात करेगा यहाँ पर मानव के शरीर की, ह्यूमन बॉडी की बात करेगा यहाँ पर वो। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया यहाँ पर ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका उसने कहा लार्जेस्ट सेल। क्या बोला सर इसने? लार्जेस्ट सेल, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी भैया? तो यहाँ पर भी अपन को नाम बताना होगा उसका। भाई सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पर दिमाग लगाते हैं और वो लगा देते हैं यहाँ पर, वो लगा देते हैं न्यूरॉन्स का नाम। किसका नाम लगा देते हैं वो? यहाँ पर न्यूरॉन्स का नाम लगा देते हैं। भाई न्यूरॉन्स आप क्यों लगा रहे हो? अब न्यूरॉन्स लगा के वो क्या सोचते हैं यार हमने सही किया, लेकिन वहां पर वो सही नहीं है। तो उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर? गलती कर दी है। वो गलती कैसे कर दी उन्होंने, उस बात को मैं भी समझाऊंगा। लेकिन सर जब न्यूरॉन्स की बात आ रही है तो वो न्यूरॉन्स जो है वो सबसे छोटी कोशिका नहीं है, वो सबसे लंबी कोशिका नहीं, वो बड़ी नहीं है सर, वो आपकी लंबी में आती। तो वो किस में आ जाएंगी सर? आपकी लॉन्गेस्ट सेल। यानी कि अगर बोला जाए आपसे कि मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तब किसका नाम आएगा यहाँ पर आपका? तब वहां पर आपकी तंत्रिकाओं का नाम आएगा। तब आपके किसका नाम आ जाएगा यहाँ पर? न्यूरॉन्स का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? न्यूरॉन्स। तो नाम याद रखना, अगर बोला जाए कि न्यूरॉन्स, या बोले कि वो यहाँ पर न्यूरॉन्स के साथ साथ क्या बोल सकता है यहाँ पर? दोनों को समझना अच्छे से। न्यूरॉन्स बोल सकता है आपसे, या वो बोल सकता है यहाँ पर तंत्रिकाएं। क्या बोल सकता है? तंत्रिकाएं। दोनों एक ही बात है।
तो अगर आपसे कहा जाए कि न्यूरॉन्स या तंत्रिकाएं जो होती हैं तो ये क्या होती हैं आपकी, तो ये सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, सबसे बड़ी नहीं होती हैं। अब सबसे बड़ी कौन सी है, तो सर सबसे बड़ी में किसका नाम आएगा, तो सबसे बड़ी में नाम आएगा फीमेल ओवम का। किसका नाम आता है, फीमेल ओवम का नाम आता है। फीमेल ओवम को बोला जाता है मादा के अंडाणु। क्या कहा जाता है, मादा के अंडाणु। तो ये जो मादा के अंडाणु होते हैं जिसे हम लोग एग कहते हैं, ठीक है, जो फीमेल के एग होते हैं जिससे आपका बच्चों का जो रिप्रोडक्शन है, यानी कि मानवों में जो रिप्रोडक्शन है यहाँ पर वो होता है, वो इसी वजह से पॉसिबल हो पाता है, मादा के अंडाणु। तो मादा के अंडाणु जो है वो सबसे बड़ी कोशिका होते हैं, इस बात को अपन को याद रखना होगा। अब अगर वो बोलता है कि सबसे छोटी कोशिका, यानी कि इसने क्या कहा यहाँ पर, स्मॉलेस्ट सेल कहा। क्या कहा इसने, स्मॉलेस्ट सेल। तो आपकी जो सबसे छोटी कोशिका होगी वो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी यहाँ पर, तो सबसे छोटी कोशिका की जब वो बात करता है तो यहाँ पर अपन को उसको याद रखना होगा कि भैया सबसे छोटी कोशिका में किसका नाम लगाना है अपन को। तो सबसे छोटी कोशिका में नाम कुछ लोग लगाते हैं कि सर वो होती है आपकी, देखो अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, सर वो सबसे छोटी कोशिका में किसका नाम लेते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर नाम लेते हैं मेल स्पर्म का। किसका नाम लेते हैं, मेल स्पर्म, यानी जिसे कहा जाता है हिंदी में पुरुष के शुक्राणु। क्या कहते हैं, पुरुष के शुक्राणु कहते हैं उसे। वही पुरुष के शुक्राणु जो है वो सबसे छोटी कोशिका कहते हैं वो, लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे छोटी कोशिका नहीं है मानव के शरीर की, इससे भी छोटी एक और कोशिका होती है। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा वो क्या है, इसका जो रियल आंसर है वो कौन सा है, इसका रियल आंसर आएगा आरबीसी। किसका नाम आ जाएगा, आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। क्या कहेंगे सर इन्हें हम लोग, लाल रक्त कणिकाएं। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ये सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं, और पुरुष के शुक्राणु जो हैं ये आरबीसी से थोड़ी सी कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। क्यों होती है, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका जो आरबीसी होता है, ध्यान से सुनने वाली बात है यहाँ पर, आरबीसी आकार में छोटा होता है। क्यों, क्योंकि सर इसमें जो है वो सेल डिवीजन नहीं होता है। अगर आपसे कहा जाए कि क्या आरबीसी में सेल डिवीजन होता है क्या, तो क्या बोलोगे सर, नहीं, इसमें सेल डिवीजन जो है वो इम्पॉसिबल होता है। तो इस बात को याद रखना होगा आपको। अगर आपसे कहा जाए क्या आरबीसी में सेल डिवीजन पॉसिबल होता है, तो क्या बोलोगे सर, नहीं। लेकिन आपके जो मेल स्पर्म होते हैं इसमें सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि सर कोशिका विभाजन जिसमें होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें केंद्रक पाया जाता होगा, और जिसमें केंद्रक होता है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर सेल डिवीजन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कोशिका विभाजन। अगर इसमें कैसा है भाई, पॉसिबल है, मतलब इसमें क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, भाई कोशिका विभाजन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें यानी कि मेल स्पर्म में न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। तो अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर कि भैया इसमें क्या होगा, जिसमें आपका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन सर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, अच्छी बात है, बट क्या आरबीसी में न्यूक्लियस होता है क्या, तो नहीं सर, इसमें जो केंद्रक होता है वो केंद्रक आपका अनुपस्थित होता है। अब जब इसमें केंद्रक अनुपस्थित है और इसमें आपका केंद्रक जो है वो क्या है, यहाँ पर आपका उपस्थित है, तो मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी आपको, जिसमें बताया था मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होता है क्या, नहीं। यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है क्या, हाँ। तो जिसमें केंद्रक था वो कोशिकाओं का साइज कैसा होता है, बड़ा है कि छोटा, बड़ा होता है। तो भाई केंद्रक किसमें है, इसमें है। तो भाई इन दोनों में से ऑब्वियस सी बात हमें इतनी समझ में आ गई, जब इसमें केंद्रक है नहीं तो ये छोटा होगा, और इसमें केंद्रक है तो ये कैसा होगा, बड़ा होगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझना, बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, इस गलती को अपन को दोहराना नहीं है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो मैंने फिर से बताया इस बात को, तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर बोले कि सजीव जगत की या पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ऑस्ट्रिक एग का नाम लेना। वो सबसे छोटी तो किसका नाम आ जाएगा, माइकोप्लाज्म सेप्टिकम। अगर बोले मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो फीमेल ओवम का नाम लेना, और सबसे लंबी बोले तो किसका नाम लोगे, न्यूरॉन्स का। लेकिन अगर वो बोलता है एग्जाम में, ऑप्शन दिया 4 उसने, और उसमें लिखा है यहाँ पर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, और उसने फीमेल ओवम का ऑप्शन नहीं दिया है, और उसने किसका ऑप्शन दिया है, न्यूरॉन्स का, तब वहां पर क्या लगाओगे, न्यूरॉन्स लगाओगे। वहां पर अपन को होशियार नहीं बनना है कि सर वहां पर तो ये ऑप्शन ही नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बिल्कुल नहीं करना है ऐसी हरकतें। दूसरी बात, अब स्मॉलेस्ट सेल में बोलता है, स्मॉलेस्ट सेल में जो है ऑप्शन में वो लगाना। अगर आरबीसी और मेल स्पर्म दोनों हैं तो क्या लगाओगे, आरबीसी। लेकिन अगर आरबीसी नहीं है और मेल स्पर्म अकेला दिया हुआ है ऑप्शन में, तो फिर क्या लगा के आओगे, मेल स्पर्म लगा के आओगे। अपने साइड से वहां पर अपन को ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ये चीज हमेशा माइंड में रखिएगा। ये चीज जो मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी एग्जाम में। ये कंफ्यूजन जो आपको आने वाला था उसको मैंने पहले ही किल कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
ठीक है गाइस, तो अगला जो पार्ट है आपका सेल का, वो है आपके 2 टाइप की सेल्स होती हैं हमारी। एक आपने सुना होगा, एक प्लांट सेल होती है और एक एनिमल सेल होती है। तो उन दोनों के बारे में आपको अगले पार्ट में आपको यहाँ पर चीजें बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो इतना याद रखिएगा मैंने जो यहाँ पर आपको बताया। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है गाइस, थैंक यू।